The fourth question is Fibonacci sequence. Here we have to write a program that will generate the Fibonacci sequence up to a specified number of terms. तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है और फिर हम एग्जाम्पल भी लेंगे इस डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम एग्जाम्पल को लेके इस डेफिनेशन को क्लियर करेंगे कि फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है। तो फिबोनाची सीक्वेंस में every next number is the sum of last two previous numbers, and to generate the Fibonacci sequence we have here by default two terms that are 0 and 1। मतलब कि फिबोनाची सीक्वेंस में हर अगला नंबर जो कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, सम होगा लास्ट टू प्रीवियस नंबर्स का। और फिबोनाची सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दो नंबर प्रोवाइड हुआ है, 0 and 1। So now let's take over the example and understand the definition of the Fibonacci sequence। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले हमें दो डिफ़ॉल्ट नंबर दिया है 0 and 1, तो हमने उसको ऐड किया और फिर हमारे पास अगला नंबर जनरेट हो गया दैट इज़ 1। तो अब टोटल फिबोनाची सीक्वेंस में तीन नंबर आ चुके हैं, दो नंबर डिफ़ॉल्ट है 0 and 1, एंड ये अगला वाला नंबर 1 जो है वो हमने अभी टू प्रीवियस नंबर्स को ऐड करके जनरेट किया है। फिर हमने अगला नंबर जनरेट करने के लिए सीरीज़ में 1+1 किया और फिर हमारे पास अगला नंबर आ गया 2। तो यहाँ पे 1+1 ये कौन सा नंबर है, कहाँ से आया है, ये समझते हैं पहले। अगर हम ध्यान से स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे लिखा है कि जो नंबर कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, सम होगा लास्ट टू प्रीवियस नंबर्स का। मतलब कि हमें पहले दो लास्ट के नंबर्स को ही ऐड करना है, हम कोई भी रैंडम नंबर पिक नहीं कर सकते यहाँ पे। इसलिए अब इस सीरीज़ में यहाँ तक में तीन नंबर आ चुके हैं, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लास्ट के टू नंबर्स को ही ऐड करना है अगला नंबर जनरेट करने के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट के टू नंबर्स को ऐड किया है। टोटल यहाँ पे तीन नंबर है, लेकिन अगर हम देखें तो लास्ट के दो नंबर कौन से हैं, ये वाला 1 और फिर ये वाला 1। तो हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास अगला नंबर जनरेट हो गया 2। अब हम इससे भी अगला नंबर जनरेट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट के दो नंबर कौन से हैं, ये है 1 एंड ये है फिर 2। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला नंबर जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से हमें हर बार अगला नंबर जनरेट करने के लिए सीक्वेंस में सम करना है लास्ट के टू प्रीवियस नंबर्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना कि हमें हमेशा जो सम करना होगा लास्ट के टू प्रीवियस नंबर्स को ही करना है, हम रैंडम नंबर पिक नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस एग्जाम्पल के मदद से डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है और उसमें नंबर्स को कैसे जनरेट किया जाता है। तो अब हम लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग में हमें ये पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन क्वेश्चन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हम विजुलाइज कर सकते हैं और लॉजिक ढूंढ सकते हैं, ताकि वो हमें फिर आगे कोड लिखने में मदद करे। सो गिव योर माइंड अ रीज़न कि हम ये कोड यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या यूज़ है, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लॉजिक बिल्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें नहीं बताया गया है कि हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक फिबोनाची सीक्वेंस को जनरेट करना है। तो हमारा सबसे पहला लॉजिक यही है कि हमें नंबर डिफाइन करना है कि कौन से नंबर तक फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट होगा। अब हमारा दूसरा लॉजिक ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट फिबोनाची सीक्वेंस में दो टर्म्स दिया है 0 and 1। विदाउट यूजिंग दीज टर्म्स वी कैन नॉट जनरेट द नेक्स्ट नंबर इन द फिबोनाची सीक्वेंस। तो हमें डिफ़ॉल्ट नंबर यूज़ करना ही मैंडेटरी है। अब तीसरा लॉजिक ये है कि अगर हम एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो हम नोटिस कर सकते हैं कि हर एक नंबर को जनरेट करने के लिए यहाँ पे लास्ट के टू प्रीवियस नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे एडिशन का वो स्टेप है जो कि हर एक नंबर के लिए परफॉर्म हो रहा है अगले नंबर को जनरेट करने के लिए। तो मैं डायरेक्टली अब प्रोग्रामिंग के माइंडसेट से ये कहूँगा कि यहाँ पे लूप यूज़ होगा, क्योंकि जब भी कोई स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है तो वो यहाँ पे फिर लूप कहलाता है। तो अब वो चाहे फोर लूप हो या वाइल लूप हो। अब लास्ट हमारा जो लॉजिक बिल्डिंग है वो है कि हमें
डिस्प्ले करना है। तो हम फाइनली यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके सीक्वेंस को डिस्प्ले कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग भी कर लिया और आप देखिएगा कि कितने आसानी से इन लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो अप करते हुए हमने फिबोनाची सीक्वेंस का कोड लिख लिया। तो मैं यहाँ पे दो तरीके यूज़ करने वाला हूँ फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट करने के लिए। पहला है कि हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमें डेफिनेशन की तरफ से मिला है, लेकिन दूसरे तरीके में मैं यहाँ पे उस फार्मूले को कस्टमाइज वे में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो सबसे पहला लॉजिकल स्टेप क्या है कि हमें टर्म डिफाइन करना है। तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा टर्म और उसमें स्टोर कर दूँगा नंबर 10। तो नंबर 10 वो वैल्यू है जो डिफाइन करता है कि फिबोनाची सीक्वेंस कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक जनरेट होगा। अब यहाँ पे ये जो लिस्ट लिखा है ये नंबर 10 के अकॉर्डिंग ही लिखा है, मतलब कि जब हम पूरा कोड लिख लेंगे तो हमारे पास सेम ऐसा लिस्ट जनरेट होके आएगा। ये मैंने अभी इसलिए लिख लिया है ताकि मैं जब कोड समझाऊंगा तो इसका यूज़ करके आसानी से आपको समझा सकूं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें डिफ़ॉल्ट नंबर यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल यहाँ डिफ़ाइन करूँगा सीक्वेंस और लिस्ट में स्टोर करूँगा हमारे डिफ़ॉल्ट नंबर 0 एंड 1। तो आपको इस वेरिएबल सीक्वेंस के नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये वो वेरिएबल है जो स्टोर करेगा सारे नंबर ऑफ सीक्वेंस जो जनरेट होंगे कोड लिखने के बाद। अब तीसरा लॉजिकल स्टेप है कि हमें यहाँ पे लूप यूज़ करना है। तो हमने डिस्कस किया था कि लूप तब यूज़ करते हैं जब रिपीट होता है कोई स्टेप। तो यहाँ पे दो स्टेप रिपीट हो रहा है, पहला स्टेप कि एडिशन किया जा रहा है और दूसरा स्टेप कि बार बार नया नंबर जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए मैं अब यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वाइल लूप और उसके साथ यूज़ करूँगा पाइथन का फंक्शन लैन। लैन फंक्शन क्या करता है, वो रिटर्न करता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम स्टोर है एक वेरिएबल में। और यहाँ पे वो वेरिएबल जो लैन फंक्शन काउंट करेगा है वो वेरिएबल सीक्वेंस, जो कि लेस देन होगा वेरिएबल टर्म से। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले हम ये कंडीशन समझते हैं उसके बाद आगे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया है और वाइल लूप तब चलेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल लूप रुक जाएगा। तो ये कंडीशन क्या है पहले ये समझते हैं। यहाँ पे मैंने लैन फंक्शन यूज़ किया है और उसके अंदर वेरिएबल स्टोर किया है सीक्वेंस। तो लैन फंक्शन क्या करता है, वो नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करेगा और बताएगा कि एक वेरिएबल में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो जो वो वेरिएबल है वो है वेरिएबल सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर है। इस केस में हमारे पास सीक्वेंस में यहाँ पे नंबर स्टोर है। तो लैन फंक्शन काउंट करेगा कि कितने नंबर स्टोर है। अगर वो नंबर जो लास्ट में कोई वैल्यू देगा लैन फंक्शन हमें, लेट्स से कि अगर मैं अभी का केस कंसीडर करूँ तो इस वेरिएबल सीक्वेंस में दो नंबर स्टोर है अभी, ठीक है। नंबर एक ये है, नंबर दो ये है, यानी कि टोटल नंबर दो स्टोर है। तो लैन अभी रिटर्न करेगा दो, और दो क्या है वो लेस देन है वेरिएबल टर्म से। टर्म की वैल्यू क्या है अभी 10 है। तो मतलब कि वाइल लूप तब चलेगा जब तक कि यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो लेस देन 10 होगा। अगर 10 हुआ या फिर ग्रेटर देन 10 तो वाइल लूप रुक जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ डिफ़ॉल्ट फार्मूला सीक्वेंस जनरेट करने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँगा वेरिएबल सीक्वेंस और उसमें यूज़ करूँगा पाइथन का फंक्शन अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट ये जो वैल्यू होती है उसको लिस्ट के एंड में जाके ऐड कर देता है। तो मैं इसके अंदर पास करूँगा हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिखा है मैं उसको रिप्लेस करूँगा हमारे कोड से। तो एफ रिप्लेस होगा वेरिएबल सीक्वेंस से, क्योंकि सीक्वेंस वो वेरिएबल है जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ नंबर जो जनरेट होंगे वो स्टोर होने वाले हैं। अब यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है -1 एंड -2 में। तो वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हमें सम करना है नंबर्स का तो हमें लास्ट के 2 नंबर्स को एक्सेस करना होगा। इसलिए हमारा काउंटिंग यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस में लिखा हुआ है -1 एंड -2। तो -1 डिनोट करता है पीछे से पहले नंबर को और -2 डिनोट करता है पीछे से दूसरे नंबर को। अब बचा एन। एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे वो वैल्यू है जो रिप्लेस होगा उस वैल्यू से जो बताएगा कि कौन से नंबर ऑफ टर्म्स का सीक्वेंस जनरेट होगा। तो हमें पता है कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जो जनरेट होगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, वेरिएबल सीक्वेंस में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे एन भी
वेरिएबल सीक्वेंस से रिप्लेस होगा। लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पे इसे ऐसे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे एक दूसरा तरीका है वो लिखने का, और वो ये है कि यहाँ पे हम पाइथन का इंडेक्सिंग मेथड यूज़ करेंगे n की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। और उसके लिए मैं यहाँ पे इसे लिस्ट में -1 लिख दूंगा, और सेम मैं यहाँ पे करूँगा -2 के लिए भी लिस्ट में -2 लिख दूंगा। अब पाइथन में इंडेक्सिंग मेथड क्या है, मैं अगर वो सिंपल से शब्दों में बताऊं तो जब हम पाइथन में कोई भी आइटम या वैल्यू आगे से काउंट करते हैं तो इंडेक्सिंग नंबर 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन जब हम पीछे से काउंट करते हैं तो इंडेक्सिंग नंबर -1 -2 यानी कि माइनस से स्टार्ट होती है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि आगे से करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन पीछे से करेंगे तो -1 से स्टार्ट होगा। अब फाइनली हमें यूज़ करना है प्रिंट फंक्शन सीक्वेंस को डिस्प्ले करने के लिए। लेट्स रन द प्रोग्राम देन वी विल अंडरस्टैंड द कोड। तो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस आ गया है। अब हम समझेंगे कि ये सीक्वेंस बिहाइंड द सीन जनरेट कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया वेरिएबल टर्म जो कि स्टोर करता है वो नंबर जिस नंबर तक की हमें सीक्वेंस जनरेट करना है। फिर मैंने डिफाइन किया वेरिएबल सीक्वेंस जो कि स्टोर करेगा जैसे जैसे नंबर्स जनरेट होते जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया वाइल लूप, और वाइल लूप का ये वो कंडीशन है जो कि डिफाइन करता है कि कब तक वाइल लूप चलेगा। तो कंडीशन ये है कि लैन जो है काउंट करेगा कि सीक्वेंस जो वेरिएबल है उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर है। तो जब तक उसकी वैल्यू यहाँ पे 10 से कम होगी तब तक वाइल लूप चलेगा। जैसे ही 10 हो गया ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फिर पाइथन कमांड डायरेक्ट जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। लेकिन जब तक ये कंडीशन चलेगा पाइथन कमांड वाइल लूप रन करने के बाद इस कमांड को भी फॉलो करेगा। तो ये इस कमांड में क्या हो रहा है हम अब ये समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि सीक्वेंस जो वेरिएबल है उसमें अपेंड किया जाएगा। अपेंड मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद वो वैल्यू डायरेक्ट इस वेरिएबल सीक्वेंस में स्टोर हो जाएगा। और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमारा सीक्वेंस में अगला नंबर होगा जो कि हम फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे वाइल लूप को यूज़ करके। तो सबसे पहली बार जब वाइल लूप रन होगा उस टाइम ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि अभी लैन जो काउंट करेगा वेरिएबल सीक्वेंस को उसके अंदर कितने नंबर आइटम्स स्टोर है, 2 आइटम स्टोर है, यानी कि 2 नंबर स्टोर है, यानी कि 2 जो है वो कम है नंबर 10 से। इसलिए वाइल लूप की कंडीशन ट्रू होगी। तो वाइल लूप रन होगा, फिर कमांड आएगा इस स्टेप पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडेक्सिंग मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर लिखा हुआ -1 सीक्वेंस में जो नंबर -1 की पोजीशन पे स्टोर होगा वो लिखा जाएगा। तो -1 की पोजीशन में यानी कि पीछे से लिखा जाएगा क्योंकि माइनस में है। तो अभी यहाँ पे जब मैं पीछे से देखूंगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसलिए मैं वहाँ 1 लिखूंगा। फिर मैं ऐड करूँगा क्योंकि फॉर्मूले में एडिशन है। फिर वापस यहाँ सीक्वेंस में -2 लिखा हुआ है यानी कि पीछे से दूसरा नंबर। तो पीछे से दूसरा नंबर क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0 ऐड करूँगा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, वो होगा 1। तो 1 क्या है हमारा, वो अगला नंबर जो सीरीज़ में जनरेट होगा प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करके। तो अब हम देखेंगे तो पहले हमारे पास सिर्फ 0 और 1 था, लेकिन अब हमारे पास ये वाला 1 भी आ गया है क्योंकि हमने ऐड कर लिया है और नया नंबर जनरेट कर लिया है। तो अगली बार फिर से लूप चलेगा। अगली बार फिर यहाँ पे सीक्वेंस में अब कितने आइटम हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पिछले स्टेप में एक नंबर जनरेट कर लिया था। तो 3 जो है वो अभी तक क्या है, 10 से कम है, इसलिए फिर से लूप चलेगा, कंडीशन ट्रू होगी। और फिर जब लूप चलेगा तो वापस वो फिर स्टेप फॉर्मूले पे आएगा। यहाँ पे आएगा तो फिर सेम कंडीशन बार बार रिपीट होगी, और वो ये है कि सीक्वेंस के अंदर अब जो -1 की पोजीशन पे वैल्यू होगी वो एक्सेस किया जाएगा। तो अभी पिछले केस में हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू थी, लेकिन अब हमारे पास 3 वैल्यू होगी। तो जब मैं पीछे से देखूंगा ये लिस्ट यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन हमें पीछे से एक्सेस करना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। फिर मैं ऐड करूँगा, फिर हमें पीछे से दूसरे नंबर को एक्सेस करना है। तो पीछे से दूसरा नंबर क्या है, 1 है। फिर मैं इसे वापस ऐड कर दूँगा तो यहाँ पे अब आ जाएगा वैल्यू 2, यानी कि अब सीक्वेंस में अगला नंबर भी जनरेट हो चुका है। तो अब लिस्ट में इतने नंबर है, अभी आगे का नंबर को आप
भूल जाइए क्योंकि वो हमने अभी जनरेट नहीं किया है। अब फिर से लूप चलेगा और अब लिस्ट में टोटल कितने यहाँ पे नंबर स्टोर है, इस सीक्वेंस में 4 नंबर स्टोर है। तो कंडीशन फिर से ट्रू है क्योंकि 4 तो लेस देन है 10 से। तो वापस अब पाइथन कमांड यहाँ पे नंबर्स को एक्सेस करेगा। तो मैं एक और बार कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि अगला नंबर क्या आएगा। तो अभी तक लिस्ट में इतने नंबर्स हैं, तो पीछे से मैं एक्सेस करूँगा तो 2 आएगा। फिर मैं वापस पीछे से एक्सेस करूँगा दूसरा नंबर, यानी कि -2 लिखा है, दूसरा नंबर पीछे से एक्सेस करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं 1 ऐड करूँगा तो अब आ जाएगा 3। ठीक है। तो ऐसे ही करके बार बार हर नंबर जनरेट होगा। और वो कैसे होगा, बार बार लूप चलेगा जब तक कि लूप की वैल्यू, यानी कि जो लैन काउंट करेगा वेरिएबल सीक्वेंस की वैल्यू 10 नहीं होती है। अगर 10 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 10 इज़ नॉट लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फिर पाइथन कमांड इस प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। और क्योंकि जब जब लूप चल रहा होगा, ये जो फॉर्मूले का यूज़ करके अगला नंबर जनरेट किया जा रहा है, वो नंबर इस वेरिएबल सीक्वेंस में ही ऐड किया जा रहा है बाय यूजिंग द अपेंड फंक्शन। क्योंकि अपेंड फंक्शन का रूल क्या है, वो जो भी वैल्यू है उसको लिस्ट के एंड में ऐड करता है। तो जैसे जैसे हम बार बार लूप चलाएंगे और वैल्यू जनरेट करेंगे, तो आपने देखा था ना कि हमने कैसे 0 1 से 1 पे आए, फिर 2 पे आए, फिर 3 पे आए। तो ऐसे ऐसे करके एंड में हम पूरे नंबर जनरेट कर लेंगे नंबर 10 के हिसाब से। और फिर फाइनली यहाँ पे पाइथन आएगा और फिर प्रिंट स्टेटमेंट के हिसाब से सीक्वेंस में अपडेटेड वैल्यू जो होगी उस टाइम ये होगी, तो वो हमें वो प्रिंट करके दे देगा। सो लेट्स मूव अहेड। और अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले को कस्टमाइज़ करके सीक्वेंस जनरेट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें नंबर डिफाइन करना है, लेट्स से कि 10। तो 10 वो नंबर है जो बताता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट होगा। उसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट नंबर डिफाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ नंबर को डिफाइन करने के लिए। अब फिर फाइनली मैं यहाँ पे सीक्वेंस वेरिएबल डिफाइन करूँगा और उसमें ये दो डिफ़ॉल्ट नंबर्स को स्टोर कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पे लूप यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा अगला लॉजिकल स्टेप तो लूप यूज़ करने का ही है। पहले केस में मैंने वाइल लूप यूज़ किया था, लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अब फोर लूप यूज़ करूँगा अलोंग विद द रेंज फंक्शन। और क्योंकि हमें पता है कि हमें फिबोनाची सीक्वेंस टर्म 10 तक निकालना है, इसलिए उसके हिसाब से मैं यहाँ पे नंबर लिखूँगा। तो इस रेंज फंक्शन के अंदर ये नंबर ऑफ सीक्वेंस है जो जनरेट होगा। तो नंबर ऑफ सीक्वेंस 2 से स्टार्ट होगा और 9 पे ख़त्म होगा। वो क्यों, क्योंकि लास्ट नंबर रेंज फंक्शन हमेशा एक्सक्लूड करता है, इसलिए फोर लूप नंबर 2 से स्टार्ट होकर नंबर 9 तक चलेगा। और फिर फोर लूप के अंदर हम जो भी कमांड लिखेंगे वो सब फॉलो किया जाएगा जब तक कि फोर लूप ये सारे नंबर को एक एक करके इंडिविजुअली एक्सेस नहीं कर लेता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने फोर लूप क्यों यूज़ किया है, पहली बात। और दूसरी बात, उसके साथ यहाँ पे रेंज फंक्शन भी क्यों यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि फोर लूप का यहाँ पे क्या यूज़ है। अब फोर लूप क्या करेगा, वो वेरिएबल एक्स में जो इस रेंज के अंदर नंबर जनरेट हुआ है 2 से लेकर 9 तक, उन नंबर्स को 1 बाय 1 एक्सेस करेगा वेरिएबल एक्स में। अब ये नंबर है क्या, ये एक्चुअली में ये वो टर्म है जिस टर्म के लिए बार बार फोर लूप रन होगा और एक एक करके सीक्वेंस जनरेट करेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें तो निकालना था सीक्वेंस नंबर 10 तक, लेकिन मैंने तो यहाँ पे सीक्वेंस स्टार्ट किया है 2 से और 10 पे ख़त्म कर दिया। तो इस रेंज के अंदर तो यहाँ पे टोटल 8 ही नंबर जनरेट हो रहे हैं। मतलब क्या है कि फोर लूप सिर्फ 8 बार रन होगा और सिर्फ 8 बार ही नंबर जनरेट करेगा इस सीक्वेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो डिफाइन है कि हमें 10 तक करना है। तो ये ऐसा क्यों किया है मैंने यहाँ पे। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये मैंने गलत लिख दिया, लेकिन ये गलत नहीं लिखा है, ये सही लिखा है। तो अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये जो टू लिखा है इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और इसका रीज़न ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब सीक्वेंस जनरेट होता है तो हमारे पास दो नंबर पहले से ही होते हैं, 0 और 1।
तो क्लियर स्टेटमेंट ये है कि दो नंबर तो पहले से ही है और हमें 10 तक निकालना है। तो 10 में से 2 गए तो बचे 8, इसलिए मैंने ये स्टार्ट 2 से किया है। और क्योंकि बचे 8 जो कि टोटल कंप्लीट कर देगा पूरे 10 नंबर्स को फॉर द सीक्वेंस ऑफ द फिबोनाची सीरीज, इसलिए मैंने लास्ट में फिर 10 लिखा है। तो जब हम इस रेंज के अंदर के नंबर को देखेंगे तो हमारे पास पूरे ये 8 नंबर है, 8 ये और 2 नंबर ये। तो इस तरह से हमारे पास पूरे 10 नंबर हो गए। और फाइनली जब हम पूरा कोड लिख लेंगे तो हमारे पास ऐसा सेम लिस्ट जनरेट होगा जो स्टोर करेगा फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ 10 टर्म। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर डिफाइन किया है। इंडेक्स नंबर क्या बताता है कि जो लिस्ट में आइटम स्टोर है वो कौन से पोजीशन पे स्टोर है। तो इंडेक्स नंबर हमेशा जब हम आगे से स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने 0 लिखा है। तो पोजीशन नंबर 0 पे लिस्ट में पहला नंबर क्या है, 0 है। पोजीशन नंबर 1 पे लिस्ट में दूसरा नंबर क्या है, 1 है। पोजीशन नंबर 2 पे लिस्ट में तीसरा नंबर क्या है, 1 है। तो अब आपको पता चला कि यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा है। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 0 और 1 के लिए, क्योंकि पोजीशन 0 और 1 पे जो नंबर आ रहे हैं 0 और 1 ये डिफ़ॉल्ट नंबर है जो कि ऑलरेडी हमारे पास पहले से डिफाइन है। तो इसके बाद हमें अगला नंबर निकालना है। तो अगला नंबर क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है एंड सो ऑन। तो ये जो अगला नंबर निकालना है हमें, इसकी पोजीशन क्या है, 2 है इसकी पोजीशन। और फिर हमें ये 10 तक निकालना है, मतलब कि हमें इतना निकालना है कि नंबर 10 तक में जितने फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट होने चाहिए उतने हो जाने चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग तो 2 से कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने देख लिया कि इंडेक्स नंबर 2 से ही हमें पहला नंबर जनरेट करना है, क्योंकि इससे पहले 2 नंबर तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट डिफाइन है। उसके बाद हमें 10 तक निकालना है, तो 2 नंबर पहले से डिफाइन है। तो 10 में से 2 गए तो बचे 8। अब 8 तक हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास पोजीशन नंबर 9 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ 9 लिखूँगा तो ये काउंटिंग 8 तक ही करेगा। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो 8वें टर्म पे जो नंबर आना था वो नहीं आ पाएगा, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा लिखा, क्योंकि रेंज फंक्शन लास्ट नंबर एक्सक्लूड कर देता है। तो जब हम 10 लिखेंगे तो वो एक नंबर ज़्यादा कंसिडर करेगा, जो कि हमें इग्नोर करना है। तो 2 से लेके रेंज 10 तक में वो सारे नंबर ऑफ टर्म्स 1 बाय 1 इंक्लूड हो जाएंगे, जो कि नेसेसरी है फिबोनाची सीक्वेंस निकालने के लिए फॉर द 10th टर्म। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा पहला जो नंबर जनरेट करना है वो है 1, और वो कौन से पोजीशन पे स्टोर है, पोजीशन 2 पे स्टोर है। और अकॉर्डिंग टू द 10th टर्म हमारा लास्ट नंबर होगा 34, जो कि स्टोर है 9 पोजीशन पे। तो हमें स्टार्ट करना है 2 पे, एंड करना है 9 पे। बस मैंने यहाँ पे 10 लिखा है क्योंकि रेंज फंक्शन लास्ट नंबर एक्सक्लूड कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 और 10 आया, जिसके अंदर वो टर्म है जो 1 बाय 1 फॉर लूप वेरिएबल एक्स में स्टोर करेगा। और फिर हम जो भी यहाँ पे कोड लिखेंगे उसके हिसाब से फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगला नंबर जनरेट करना है। और अगला नंबर जनरेट करने के लिए हमें 2 प्रीवियस नंबर्स को ऐड करना होता है सबसे पहले। तो वो ऐड करने के लिए हमें इन वेरिएबल्स को यूज़ करना होगा, क्योंकि इनके अंदर ही हमारा डिफ़ॉल्ट नंबर स्टोर है। तो पहला वेरिएबल है फर्स्ट नंबर प्लस दूसरा वेरिएबल है सेकंड नंबर। इन दोनों का एडिशन हमें क्या देगा, अगला नंबर देगा सीरीज़ में। तो मैं उस वेरिएबल का नाम दूंगा नेक्स्ट टर्म। और फिर बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना था, जब हम 2 नंबर का एडिशन कर लेंगे तो अगला नंबर जो आएगा वो भी तो इस सीरीज़ में तो ऐड होगा, तभी तो बार बार नंबर चेंज होगा और फिर अगला नंबर निकाला जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे सीक्वेंस जो मैंने डिफाइन किया था वैल्यू, उसी में ऐड करूँगा बाय यूजिंग द अपेंड फंक्शन। यही सेम केस मैंने वाइल लूप में भी यही किया था। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 2 लाइन का कोड लिखा है मैंने, ये वो कोड है जो प्री डिफाइंड फॉर्मूले को कस्टमाइज़ करता है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है और क्यों लिखा है ये भी मैं अभी बताऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ वाइल लूप के केस में आते हैं। यहाँ पे हमने इंडेक्स मेथड यूज़ किया था सीरीज़ के नंबर्स को एक्सेस करने के लिए, ताकि हम
प्रीवियस नंबर्स को ऐड करके अगला नंबर निकाल सके। तो यही सेम काम ये 2 लाइन का कोड यहाँ पे कर रहा है, मतलब कि हम प्रीवियस नंबर्स को ऐड करेंगे और अगला नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे ये वेरिएबल के रूप में लिखा है, लेकिन वाइल लूप के केस में यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा था, ताकि हम इंडेक्स नंबर से सीरीज़ में जो नंबर हमें एक्सेस करना है उसका पोजीशन पता करके हम वो नंबर एक्सेस कर सके। तो अब हम आते हैं यहाँ फोर लूप के केस में और देखते हैं कि यहाँ पे इन वेरिएबल्स का यूज़ करके हम कैसे अगला नंबर जनरेट कर सकते हैं सीरीज़ में। सीक्वेंस जनरेट करने का क्या रूल था कि अगर हमें अगला नंबर जनरेट करना है तो हम पीछे से पहले जो 2 नंबर आ रहे हैं हम उन्हीं को ऐड करेंगे, कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे 1 जनरेट करना है तो मैं 0 और 1 को ही ऐड करूँगा। अगर मुझे 2 जनरेट करना है तो मैं 1 और 1 को ऐड करूँगा। अगर मुझे 3 जनरेट करना है तो मैं 1 और 2 को ऐड करूँगा, एंड सो ऑन। तो आपने देखा जैसे जैसे हम अगला नंबर जनरेट कर रहे हैं हम पीछे से एक नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं एडिशन में। ये 1 स्टेप जो आगे बढ़ रहे हैं अगला नंबर जनरेट करने के लिए, इसी प्रोसीजर को यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है। तो ये समझते हैं। तो पहला डिफ़ॉल्ट नंबर स्टोर है फर्स्ट नंबर वेरिएबल में, दूसरा स्टोर है सेकंड नंबर वेरिएबल में। हमने 1 जनरेट कर लिया पहले 2 डिफ़ॉल्ट नंबर्स को ऐड करके, फिर हमें 2 जनरेट करना था यानी कि अगला नंबर। तो 2 जनरेट करने के लिए हम पहले पीछे से 2 नंबर्स को लेंगे, वो है 1 एंड 1। जब हम 1 जनरेट कर रहे थे तो ये वाला जो 1 था ये कौन से वेरिएबल में स्टोर था, ये स्टोर था सेकंड नंबर के वेरिएबल में। लेकिन जब हमें 2 अब जनरेट करना है तो हम इन 2 नंबर को लेंगे, ऐड करेंगे, इन 2 नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो ये 1 है ये 1 तो सेकंड नंबर वेरिएबल में है ना, जो कि यहाँ पे अब पहली बार ऐड होगा नंबर 2 जनरेट करने के लिए। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में अब जो वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू स्टोर होगी जो वेरिएबल सेकंड नंबर में आ गया है। और जब हमने 1 जनरेट किया था तो 1 क्या था, ये सम था प्रीवियस 2 लास्ट नंबर्स का, दैट इज नेक्स्ट टर्म हमारे केस में जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो इसलिए अब यहाँ पे जो ये 1 है जो हमें 2 जनरेट करना है, तो यहाँ पे जो 1 है ये 1 क्या है, ये प्रीवियस 2 नंबर्स का सम ही तो है। इसलिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्या हो गया, नेक्स्ट टर्म डिक्लेयर हो गया है। फाइनली अब हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए। लेट्स रन द प्रोग्राम देन वी विल अंडरस्टैंड द कोड। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सीक्वेंस मिल गया है अप टू द 10th टर्म। Now it's time to understand the code and look at behind the scene that how the code is working। सबसे पहले मैंने वो नंबर डिफाइन किया जो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक सीक्वेंस जनरेट करना है। फिर मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस के नंबर्स डिफाइन किए, फिर एक वेरिएबल डिफाइन किया सीक्वेंस, जिसमें पहले से ही वो डिफ़ॉल्ट नंबर स्टोर कर दिया, क्योंकि सीक्वेंस जनरेट करने में ये जो 2 डिफ़ॉल्ट नंबर है ये इंक्लूड होंगे, ये एक पार्ट है सीक्वेंस का। और ये सीक्वेंस वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, ये सारे नंबर स्टोर करेगा जो फ्यूचर में यहाँ पे जनरेट होने वाले हैं सीक्वेंस में। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फोर लूप यूज़ किया है अलॉन्ग विद द रेंज फंक्शन। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं, फिर हम नीचे की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो फोर लूप यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, वो भी रेंज फंक्शन के साथ। सबसे पहले मैं रेंज फंक्शन को क्लियर करना चाहता हूँ। रेंज फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखा है। पहला नंबर है जो रेंज फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, और दूसरा नंबर है कि रेंज फंक्शन किस नंबर पे स्टॉप होगा। तो यहाँ पे 2 क्यों लिखा है और यहाँ पे 10 क्यों लिखा है, हम पहले ये समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो पहला नंबर है जो हमने यहाँ डिफाइन किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है नंबर 10, ये वो नंबर है जो बताता है कि सीक्वेंस कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक निकाला जाएगा। तो अब आप ये सोच के कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि यहाँ पे फिर 1 लिखना चाहिए था ना, ताकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो, ना कि 2 से। अब मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, 2 लिखा है, वो इसलिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें 2 नंबर पहले से सीक्वेंस में दे दिया है जनरेट करने के लिए, और ये 2 नंबर होना कंपलसरी था। इसके बिना हम अगला नंबर कैसे जनरेट कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो 2 नंबर हमें सीक्वेंस में पहले से ही दे रखा है और हमें अप टू द नंबर 10 तक निकालना है। मतलब कि जब हम 10 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 8 नंबर बचेंगे जो हमें निकालना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे काउंटिंग 2 से स्टार्ट किया है। वो इसलिए क्योंकि इंडेक्स नंबर में अगर आप ध्यान देंगे तो पोजीशन 2 पे ही वो पहला नंबर होगा जो हमें जनरेट करना होगा, क्योंकि इससे पहले जो ये 2 नंबर है वो तो डिफ़ॉल्ट नंबर है, वो तो हमें जनरेट नहीं करना है, उसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना है।
ये वो पहला नंबर है जो हमें जनरेट करना है, इसलिए काउंटिंग मैंने 2 से लिखा है। और 10 पे ये इसलिए रुकेगा क्योंकि इसके बाद जो अगला नंबर आएगा इंडेक्स में 10, क्योंकि हमें पोजीशन 9 तक ही निकालना है, जो कि लास्ट नंबर आएगा 34। और जब हम इन सारे नंबर्स को काउंट करेंगे तो ये 10 नंबर का सीक्वेंस जनरेट करता है। तो हमें क्या करना था, 10 नंबर का ही जनरेट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में 10 लिखा है, 9 नहीं, क्योंकि लास्ट नंबर रेंज एक्सक्लूड कर देता है, तो वो 10 एक्सक्लूड कर देगा लेकिन 9 तक पूरा काउंट कर देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर 2 स्टार्टिंग लिखा है और नंबर 10 एंडिंग लिखा है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने फोर लूप क्यों यूज़ किया है। फोर लूप यूज़ करने का यहाँ पे एक ही रीज़न है, ताकि फोर लूप जब आइटरेट होगा तो 1 बाय 1 इस सीक्वेंस में जो नंबर आ रहे हैं उन्हें एक्सेस करेगा। मतलब कि यहाँ पे फोर लूप एज अ काउंटर यूज़ हो रहा है, जो कि प्रोग्राम को बताएगा कि उसने कितने नंबर ऑफ टाइम्स सीक्वेंस जनरेट कर लिया है। जैसे ही वो टोटल 10 हो जाएगा, फोर लूप रुक जाएगा और फिर कमांड प्रिंट फंक्शन पे आ जाएगा। अब हम ये कोड ऑफ ब्लॉक समझते हैं, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा कि अगला नंबर कैसे जनरेट हो रहा है और सीक्वेंस में कब ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कमांड दिया गया है कि जो भी वैल्यू स्टोर है फर्स्ट नंबर वेरिएबल में और सेकंड नंबर वेरिएबल में, हमें उन्हें ऐड करना है। तो हमें पता है अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट नंबर है सीक्वेंस में वो यहाँ पे स्टोर है, तो हम ये ऐड कर देंगे 0+1 और हमें मिल जाएगा 1। 1 क्या है, वो पहला नंबर है इस सीरीज में जो हमने खुद से जनरेट किया है। मतलब कि 0 और 1 तो जनरेटेड है ऑलरेडी, सीरीज का एक पार्ट है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट नंबर थे जो पहले से जनरेट था। लेकिन 1 वो नंबर है जो हमने जनरेट किया है, तो यहाँ पे हम अब सीरीज में 1 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से सीरीज में अब टोटल 3 नंबर हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अब आएंगे तो पाइथन क्या देखेगा कि जो भी वेरिएबल फर्स्ट नंबर लिखा है उसमें अब स्टोर हो जाएगा वैल्यू सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 1 लिखा था, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। फिर पाइथन कमांड नीचे वाले स्टेटमेंट पे आएगा, यहाँ पे वो देखेगा कि जो वेरिएबल सेकंड नंबर लिखा है उसमें वैल्यू स्टोर है नेक्स्ट टर्म की। अब नेक्स्ट टर्म क्या था वो हमने डिफाइन किया था यहाँ पे ऐड करके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, 1 मिला था। तो इस तरह से अब यहाँ तक में पता क्या हो गया है, पहली बार में हमने 2 डिफ़ॉल्ट नंबर को ऐड किया तो हमें अगला नंबर यहाँ लिस्ट में मिल गया है। यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज़ करके पाइथन ने लिस्ट में लास्ट में वो नंबर ऐड कर दिया है, और ये ऐड सीक्वेंस में ही हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस वेरिएबल यूज़ किया है। उसके बाद हमें अगला नंबर जनरेट करना है, तो हम एक नंबर ऑलरेडी अब मूव ऑन कर रहे हैं, यानी कि हमने 1 जनरेट कर लिया, अब हमें 2 जनरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम 0 को भूल जाएंगे और 1 को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वैल्यू अपग्रेड हो चुकी है फर्स्ट नंबर की और सेकंड नंबर की। फर्स्ट नंबर में पहले 0 था लेकिन अब वो 1 बन चुका है, और सेकंड नंबर में तो पहले भी 1 था तो अभी भी 1 है, लेकिन जब हम अगली बार रन करेंगे फोर लूप वापस तो सेकंड नंबर की भी वैल्यू बदल जाएगी। अब देखते हैं जब लूप अगली बार चलेगा तो उसमें वैल्यू 3 होगी। मतलब कि पिछली बार लूप वैल्यू 2 के साथ चला था, जो कि डिफाइन करता है कि टर्म 2 के लिए जो भी नंबर जनरेट होना था वो हो चुका है। और फिर अब अकॉर्डिंग टू द कमांड पाइथन ने वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर दिया है, ताकि जब लूप अगली बार चले अगले नंबर को लेके तो वो अगला नंबर जनरेट हो सके। अब हम आते हैं दोबारा इस कमांड पे, तो यहाँ पे अब हमें अपडेटेड वैल्यू लिखनी है जो स्टोर है फर्स्ट नंबर वेरिएबल में और सेकंड नंबर वेरिएबल में। हमने देख लिया था कि यहाँ पे अपडेट वैल्यू हो चुका है, जो कि है फर्स्ट नंबर में अभी स्टोर है 1, मैं उसको ऐड करूँगा सेकंड नंबर से जो कि स्टोर है 1, तो ये बन जाएगा 2। अब हमें यहाँ पे 2 मिल चुका है, तो 2 क्या है, वो हमारा अगला नंबर है इस सीरीज़ में। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें यहाँ पे 2 मिल चुका है, जो कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम आएंगे फिर से इस कमांड पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट नंबर में जो वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू होगी जो वेरिएबल सेकंड नंबर में है। तो सेकंड नंबर के लिए हमने क्या मिला था, यहाँ पे 1 मिला था, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा एज इट इज़। अब फिर यहाँ पे हम आएंगे नीचे वाले कमांड पे और यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड नंबर में क्या स्टोर है, वो वैल्यू जो कि वेरिएबल नेक्स्ट टर्म में स्टोर है। तो उसमें क्या स्टोर है, हमें यहाँ पे क्या मिला था, 2 मिला था, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो इस तरह से अब अगली बार लूप चलने के लिए हमने एक स्टेप आगे मूव ऑन कर लिया है। मतलब कि जब हमें 1 जनरेट करना था तो हम 0 और 1 को ऐड कर रहे थे, लेकिन जब अब हमें 2 जनरेट करना है तो हम 1 और 1 को ऐड कर रहे हैं। एक और बार देखते हैं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ आए तो आप वीडियो वापस चलाइएगा, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ज़रूर समझ आएगा।
तो अगली बार अब लूप चलेगा वैल्यू 4 के साथ, यानी कि फोर्थ टर्म के लिए जो भी नंबर जनरेट किया जाएगा वो अब यहाँ पे फॉलो अप किया जाएगा। तो मैं अगली बार यहाँ पे अब लूप रन करता हूँ और हम देखेंगे कि यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर होगी जो वेरिएबल फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में स्टोर है। तो वो हमें पता चल गया था, हमने देख लिया था कि लास्ट टाइम वैल्यू अपग्रेड हो गई है दोनों वेरिएबल्स की। तो लास्ट टाइम में फर्स्ट नंबर में क्या था, 1 था, तो हम 1 लिख देंगे एज इट इज़। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या था, 2 था, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हम इसका एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। तो 3 क्या है, वो अगला नंबर है सीरीज में जो जनरेट हो चुका है। अब पाइथन कमांड आएगा नीचे, तो एज इट इज़ वो देखेगा कि फर्स्ट नंबर में वैल्यू स्टोर हो रही है सेकंड नंबर के वेरिएबल की। तो सेकंड नंबर के वेरिएबल की क्या वैल्यू थी, वो थी 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर अब पाइथन कमांड नीचे आएगा और फिर देखेगा कि सेकंड नंबर वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो है वैल्यू नेक्स्ट टर्म की वेरिएबल की। तो नेक्स्ट टर्म में हमें यहाँ पे क्या मिला था, अभी 3 मिला था, तो हम लिख देंगे 3। तो इसी तरह से फोर लूप बार बार रन होगा, तब रन होगा जब तक कि वो सारे नंबर्स को 1 बाय 1 इंडिविजुअली एक्सेस नहीं कर लेता है। फिर फाइनली जब सारे नंबर को एक्सेस कर लेगा तो फोर लूप के पास रेंज के अंदर कोई भी नंबर नहीं बचेगा एक्सेस करने के लिए। तो फोर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर पाइथन कमांड इस प्रिंट स्टेटमेंट पे आएगा, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो हमें ये पूरा सीक्वेंस प्रिंट करके दे देगा।